गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा जो विषय है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लैंड में उदारवाद। सबसे पहले बात तो हमें ये समझने की है कि ये उदारवाद होता क्या है और उस समय ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसमें एक नई चेंजिंग है, एक नया शब्द उभर कर सामने आया। उदारवाद से अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, उदारवाद से अभिप्राय है व्यक्तिवाद और व्यक्तिवाद से अभिप्राय है मानवतावाद। लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां हर व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर और जो है कोई स्थान के आधार पर, जिसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होता हो। ना तो जन्म के आधार पर भेदभाव होता हो, ना लिंग के आधार पर भेदभाव होता हो, ना जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता हो, ना भाषा के आधार पर भेदभाव होता हो। ये परंपरा हो, उसे हम कहते हैं उदारवाद, उसे हम कहते हैं मानवतावाद। और मानवतावाद जो है ये एक नई परंपरा थी। ये उदारवाद एक नया सिस्टम था। सदियों से तानाशाही स्थापित थी। सदियों से जो है तानाशाही का युग था। तानाशाही थी, राजतंत्र व्यवस्था स्थापित थी। उसके स्थान पर धीरे धीरे लोकतंत्र गणतंत्र स्थापित होने की परंपरा जो है उसी को हम उदारवाद कहते हैं। इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले उदारवाद आया। ये एक अलग व्यवस्था है कि जो हम इंग्लैंड के उदारवाद से ही, क्योंकि इंग्लैंड जो है विश्व का सबसे अग्रणी देश था। यूरोप के अनेक देशों में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी। आप इसमें कड़ी में देख सकते हैं कि बेटा सामंतवादी परंपरा का ह्रास हुआ। पहले सामंतवाद था, राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था। इनके विशेषाधिकार थे। किसान और मजदूर जो थे इनके किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार, क्या इनको कुछ भी अधिकार नहीं थे। जब इनको कोई अधिकार ही नहीं था तो जो है तानाशाही स्थापित थी। तो ये जो माइट इज राइट थी, तो उसके स्थान पर नए विचार आना, विचारों की अभिव्यक्ति होना। कोई आदमी कहीं जाकर कहीं भी जाए, जैसे आज हम भारत की बात करें, उदारवाद कह सकते हैं। ये आज हम भारत के किसी भी भाग में जा सकते हैं। आज हम जो है कुछ भी खा सकते हैं। आज हम जो है शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। हम पहनावा पहन सकते हैं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। ये उदारवाद की ही कड़ी है, मानवतावाद की कड़ी है। जब ये अधिकार छीन लिए जाएं, एक व्यक्ति जो है को कुछ अधिकार हो, दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार हो, वो जन्म के आधार पर भी हो सकते हैं, वो जो पेशे के आधार पर भी हो सकते हैं। इनके स्थान पर किसी प्रकार सभी व्यक्ति सम्मान हो, सभी व्यक्ति एक समान हो, इसी को हम उदारवाद की कड़ी में गिनते हैं। अब कहते हैं कि भाई उदारवाद ये था क्या? उदारवाद जो है सिस्टम क्या था, क्या क्रिएट हुआ? तो और भाई इंग्लैंड में ही उदारवाद की परंपरा क्यों रही? बेटा सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कृषि क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। इंग्लैंड व्यापारिक क्रांति के मामले में एक जो प्रमुख देश रहा है। विश्व के अंदर प्रजातांत्रिक संस्थाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इनका प्रारंभ और इनका विकास इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर होता है। इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा वातावरण था, जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन हुए, जब एक जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन दोनों संप्रदाय, मैं इसको धर्म नहीं कह रहा, इसको संप्रदाय कह रहा हूं, हालांकि धर्म के रूप में अलग अलग स्थापित हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है एक ही धर्म, ईसाई धर्म तो एक ही था। तो दो जो संप्रदाय थे, यस बेटा, फोन, यस,
मम्मी से ले लो जाके, जाओ जल्दी जाओ बेटा। तो एक इंग्लैंड का वातावरण था। इंग्लैंड में बहुसंख्यक जो कम्युनिटी के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। प्रोटेस्टेंट का मतलब था बेटा सुधारवादी, परंपरागत चीजों के स्थान पर नए विचारों को ग्रहण करने वाले लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए। मार्टिन लूथर किंग के अनुयायी जो थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। इंग्लैंड ने उन सभी लोगों का स्वागत किया जो दूसरे देशों से यहां आए। यहां धर्म निरपेक्षता की बात रही। ये कई कारण हुए जिसके कारण जो है इंग्लैंड में इसीलिए जो है उदारवाद का प्रारंभ जो है इंग्लैंड से ही माना जाता है। और छोटा देश है भाई, घनी बड़ी बात भी नहीं है। विश्व के जो है यहाँ कृषि क्रांति भी सबसे पहले, औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले, व्यापारिक क्रांति का अग्रणी देश जो है, विश्व की नंबर 1 महाशक्ति, नौसैनिक रूप में नंबर 1, और जो है अब जो है उदारवाद का मामला भी यहीं से प्रारंभ होता है। कहते उदारवाद, बेटा उदारवाद को, जो उदारवाद है इसको इंग्लिश में जो है लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म है, ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेन की जो स्पेन भाषा है, स्पेनिश, उस भाषा का शब्द है। और कहते हैं सबसे पहले इसका प्रयोग जो हुआ था वो स्पेन की संसद में हुआ था। 1812 ईस्वी में स्पेन की संसद में संविधान लागू किया गया। संविधान लागू जो किया गया, वहां 2 प्रकार के लोग थे। एक थे परंपरागत विचारधारा के लोग और एक थे विकासवादी। देखो 2 परंपरा आपको यूरोप के अंदर दिखाई देती है। चाहे आप पुनर्जागरण काल की बात कर ले, चाहे पुनर्जागरण का शब्द का अर्थ मान ले कि भाई एक परंपरागत जो है, जो ट्रेडिशनल है, जो पुरानी चीजों को मानने वाले लोग हैं, यथा चीजों को ऐसे स्थापित करने वाले लोग हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो लोग हैं विकासवादी, यानी नई परंपराओं को ग्रहण करने वाले, नए विचारों को ग्रहण करने वाले। तो इंग्लैंड की संसद के में जो सिस्टम क्रिएट हुआ, ये उदारवाद शब्द है। सबसे पहले उदारवाद शब्द का प्रयोग 1812 में स्पेन में किया गया था। और ये स्पेनिश भाषा के शब्द जो है लॉस लिबरल्स शब्द का मीनिंग है क्या? इसका मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसका विकास। यानी जो उदारवाद है इसका मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका विकास। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो व्यक्ति के लिए सभी समानता के, सभी जो है प्रकार के रास्ते खोल देना, उसके लिए कानून बना, उसके द्वारा चुनी हुई सरकार उसके द्वारा कानून बनाए। मोटे मोटे रूप में हम ये समझ सकते हैं। अच्छा बेटा यह बताओ, यहां तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? अलग अलग तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? ये बेटा और निधि है, अमन, प्रिय, साहिल, बेटा थारा आया कि नहीं समझ में? ठीक है, आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये यहीं से मैंने अलग अलग रूपों में अलग अलग बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब आता है बेटा कुछ जो हिस्टोरियन है, या मैं उसको इतिहासकार कहूं, या कुछ विद्वान, हम हिस्ट्री के हैं इसलिए हिस्टोरियन, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। और परिभाषा में कहते हैं कि जो है हैकर ने एक परिभाषा दी है। वो कहता है उदारवाद व्यक्ति, राज्य व इन दोनों के संबंध का एक विचार है। उदारवाद व्यक्ति और राज्य, इन दोनों के आपस में जो संबंध है ना, उन संबंधों का एक विचार है। और विचार ही एक जीवन का आधार है। कहते हैं कि कुछ भी चीज मर जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन विचार कभी नहीं मरते, विचार चलते रहते हैं। चाहे वो कार्ल मार्क्स ने दिए हो, चाहे जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए हो, चाहे गुरु नानक देव के द्वारा दिए गए हो, चाहे कबीर के दास के द्वारा दिए गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दिए गए, चाहे छोटू राम के द्वारा दिए गए हो, जिनके द्वारा भी, चाहे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए हो, ये सभी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सारे विचार हैं।
और विचारों के बारे में ही ये बात कहता है कि भाई उदारवाद जो है राज्य और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति एक बात हो रहा है, अगर व्यक्ति ना होंगे तो भाई राज्य क्या होगा, कौन राज्य करेगा? अगर सारे व्यक्ति खत्म हो जाए, क्या बात को पत्थर राज करेंगे या पशु राज करेंगे आपस में? व्यक्ति को इस संसार की सबसे सर्वोत्तम कृति माना गया है। इसी प्रकार से एक सार होरी है, वो सिंपल वे से क्या कहता है, वो कहता है अति साधारण तौर पर उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, न्याय के सामने सुरक्षित हो, और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व्यवहार, कुल मिलाकर व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय सबके लिए सम्मान हो, और जो संवैधानिक यानी संविधान के तहत चलने वाला राज्य हो। इसी प्रकार जो डेविड जी स्मिथ, इसकी ओर पढ़ देता हूं, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदारवाद निश्चित विधियों व नीतियों में विकास, निश्चित विधियों व नीतियों में विकास तथा इसकी क्रिया को कहते हैं, जिसका सामान्य उद्देश्य व्यक्तिगत मनुष्यों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देता है। देखो बात सिंपल, आपने एक सारी बात नोट कर ली होगी। पूरी की पूरी उदारवाद का जो अभिप्राय है बेटा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, उन विचारों से है, उन कानूनों से है, उस न्याय प्रणाली से है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलते हो, सभी को कानून के सम्मान समानता मिलती हो। हाँ पापा तो बेटा ठीक है, पापा को पढ़ाने दे दो, जाओ आप वहां तक सुर घर जाओ, जाओ जाओ वहीं चले जाओ, मम्मी साथ जाओ, मैं अंदर चला जाता हूँ, इसको यहाँ खिला ले और क्या कर सकता हूँ। अब जो है उदारवाद की विशेषताएं क्या है, देखो उदारवाद की विशेषताएं जो है, इससे पहले मध्यकालीन जो यूरोपियन समाज था उसकी विशेषताएं क्या थी? इनकी सबसे प्रमुख विशेषताएं थी शासन तंत्र जो था वो निरंकुश था। शासक जो है जनता के अधिकारों के लिए शासन नहीं चलाता, और क्या में चला है, शासक जो है अपने हित के लिए कुलीन तंत्र को ध्यान में रखकर अपने और केवल राज्य को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जाए, राजा के अधिकार किस प्रकार सेफ है और जनता के ऊपर किस प्रकार से तलवार के दम पर शासन करना है, ये बात थी। इसमें सामंती व्यवस्था थी, आपने देखा सामंतवाद था, और सामंतवाद में तो भाई कुछ जो सामंत थे उनके लिए तो उत्पादन होता था, उनके अधिकार थे, उनके कर्तव्य थी। निरंकुश शासन तंत्र था, शासन तंत्र निरंकुश था। चर्च का प्रभाव था राज्य के ऊपर, धार्मिक मामलों के ऊपर। अरे बेटा एक और था, देखो पुनर्जागरण काल में हमने पढ़ा था, यहाँ धार्मिक कट्टरता थी। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र विचार व्यक्त करेगा, कानून के तहत बात करेगा, क्या करेंगे? अगर कोई विज्ञान की बात करेगा तो उसको जो है धर्म बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी कि उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उसको जो क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है धर्म बहिष्कृत करके जिंदा जला देने का प्रावधान हमें यहाँ दिखाई देता है मध्यकालीन युग में। हमें जो है व्यापार वाणिज्य के ऊपर आपने देखा कि अनेक प्रतिबंध, गिल्ड प्रणाली है, उद्योग नाम की कोई चीज नहीं आती। आपको दिखाई देता कि पोप को जो है राजाओं का राजा कहा गया है। वो किसी भी राजा के ऊपर जनता को प्रोत्साहित करके, जनता को क्रांति के लिए, जनता को उकसाकर राजा का सिंहासन पलटवा सकता था। ये व्यवस्था हमें यहां दिखाई देती है। अब जो है मध्यकाल के स्थान पर नई परंपरा आने लगी। कौन सी आने लगी? इस समय जो शिक्षा का प्रचार हुआ, पुनर्जागरण आया, व्यक्ति परलोकवाद की बजाय इहलोक, अगले लोक की बजाय इस लोक में जीना व्यक्ति ने प्रारंभ कर दिया। जब बेटा व्यक्ति इस लोक में जीने लग गया तो क्या हुआ? जब व्यक्ति ने इस लोक में जीना प्रारंभ कर दिया तो भौतिकवादी, अब जब भौतिकवाद में जीने लग गया, वो जो है इन चर्च की मान्यताओं के खिलाफ बात करने लग गया, कट्टरता के खिलाफ बात करने लग गया, ज्यादा से ज्यादा लोग कमाने लग गए। अब क्या होगा?
अब जो उनकी बुद्धि का विकास होगा और जो वो अधिकारों के लिए मांग करेंगे, जब उनके पास पैसा आ गया, जब उनके पास जो है सुख सुविधाएं आ गई, अब उन्हें क्या चाहिए, अब उन्हें जो है शासन तंत्र में अपनी भागीदारी चाहिए। उद्योग भी बढ़ गए थे इस टाइम। ये एक लंबी परंपरा है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि छोटी परंपरा थी भाई, ये एक बहुत लंबी परंपरा थी। और लंबी परंपरा का अभिप्राय ये है कि इस समय जो समय के साथ साथ सुधार हुए, इससे उदारवाद आने में सहायता मिली। कुल मिला के मैं एक बात कहता हूं बेटा, लोकतंत्र की जब स्थापना हुई, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन स्थापित हुआ, इसी को हम उदारवाद कहते हैं। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान तंत्र हुआ और जनता के लिए हुआ, तो इसका अब कहते हैं भाई ऐसा क्या था। उदारवाद की प्रमुख विशेषता है, सबसे पहले कहता है नागरिक समानता हो, कानून सबके लिए समान हो। ये नहीं जैसे हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्रों के अंदर ब्राह्मण के लिए अलग विधान, क्षत्रिय के लिए अलग विधान, शूद्र के लिए अलग विधान, वैश्य के लिए अलग विधान, ये परंपरा जो है हमारे यहाँ दिखाई देती थी। राजा महाराजाओं के टाइम में राजाओं के बच्चों के लिए अलग सिस्टम, आम आदमी के लिए अलग सिस्टम, न्याय एक समान नहीं था। हमें जो है अंग्रेजी काल में दिखाई देता कि सबके लिए एक समान न्याय दिखाई देता। लेकिन वहां भी थोड़ा कहते हैं कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज इल्बर्ट बिल वाद विवाद हुआ था कि अंग्रेजी जो अधिकारी कर्मचारी या अंग्रेज लोग थे, उनके मुकदमों की पैरवी, उनके मुकदमे पहले भारतीय न्यायाधीशों के मामले में उनके पास नहीं पहुंचते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहते हैं कि कानून के समान सभी सम्मान हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो। राजनीतिक स्वतंत्रता होती है बेटा मत देना, चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। अब आपने देखा हुआ भी फिलहाल ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि जो है अगर किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें कौन सी भी सरकार रही हो, भारत में जो है उसका गला घोट जाए, जाकर सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करना पड़ता है, अब भी और पहले भी ऐसी बातें हमें दिखाई देती है। सामाजिक समानता, इसकी एक विशेषता है भाई, सामाजिक समानता हो। कहते हैं कि इस विचारधारा का समर्थन करना जो है, इसका मतलब ये है कि सभी जो व्यक्ति है वो समान है राज्य की दृष्टि में, चाहे कोई लिंग के आधार पर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति के आधार पर, चाहे रंग हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे धर्म को हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे पारसी, कोई भी हो, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। स्त्री पुरुष है, चाहे भाषा के आधार पर, कोई तमिल बोलता हो, कन्नड़ बोलता हो, कोई अंग्रेजी बोलता हो, चाहे हरियाणवी बोलता हो, सभी, और चाहे कोई भाई जो है किसी भी क्षेत्र का हो। मैं आपको इंडिया के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न करता हूं इसमें। ये इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ साथ अन्य उदारवाद की विशेषता है ये। तो बेटा ये सिस्टम जो आया, ये सिस्टम जो है वो एक जो है उदारवाद के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। इसमें सामाजिक स्वतंत्रता थी। अगला एक आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, कोई भी व्यवसाय चुनने, कोई भी उद्योग स्थापित करने, कोई भी जो आर्थिक संगठन बनाने, और जो अपने हितों के लिए जो है सुरक्षित, अपने हितों के लिए आर्थिक आधार पर सुरक्षित होने का एक प्रयत्न करना, इसको आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। इससे पहले मैं भारत की फिर बताता हूं कि जो है भारतीय मनुस्मृति कहती है कि जो शूद्र को जो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये तो भाई समानता का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से फ्रांस के अंदर एक बात सिस्टम था कि जो करों का बोझ था वो किसान के ऊपर था सारा। कुलीन तंत्र और पादरी जो थे, चर्च जो थी, वो कर देते नहीं है, पितुल लेते थे, जबकि उनकी आमदनी पूरे देश की 80% थी। तो आर्थिक स्वतंत्रता की यहां गारंटी दी गई थी। वित्तीय स्वतंत्रता, कहते उदारवाद की एक प्रमुख विशेषता है कि आर्थिक स्थिति को ठीक रखना आवश्यक है। इसमें जनता पर कर लगाने का अधिकार, जैसे भारत सरकार लगाने लगी, हर एक, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो,
हर देश अपने नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाता है। चाहे आप प्राचीन काल में देख लो, ये सिस्टम जो है यहाँ भी, चाहे वो मुगल काल रहा हो मध्यकाल में, चाहे सल्तनत काल रहा हो, चाहे अशोक का काल हो, चाहे गुप्ता काल हो, सभी कालों में टैक्स लगाया जाता है। यहाँ भी जीएसटी लग रही है, इनकम टैक्स भी यहाँ अलग अलग चीजों के ऊपर टैक्स देते हैं। ये क्या है? ये कहते हैं कि राज्य के लिए आवश्यक है इसमें, जब राज्य पर पैसा होगा तभी तो जनता के कार्य करेगी। ये सिस्टम जो है वित्तीय स्वतंत्रता भी, यानी टैक्स लेने का अधिकार भी राज्य को देता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। प्रशासनिक व भौगोलिक स्वतंत्रता। प्रशासनिक कहते कि इसके अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्रता व स्वशासन संबंधी अधिकार देता है। ये में शासन उस राज्य की जनता की भावना, एक भौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, एक निश्चित भूभाग भारत का है। उस निश्चित भूभाग की एक प्रशासनिक व्यवस्था, इंग्लैंड का एक निश्चित भूभाग है, उसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उसका जो है एक भौगोलिक, कौन कौन सी जगह, कितना क्षेत्रफल इसके अंडर आता है, ये सभी इसकी विशेषताओं के अंदर शामिल किया जाता है। एक है घरेलू स्वतंत्रता। एक तो होगी भाई घरेलू स्वतंत्रता, घर के अंदर, देश के अंदर अंदर कहते कि उदारवाद जो है इसमें सुख शांति का समर्थन किया जाता है। इससे पहले भी राज्य का जो कर्तव्य होता था, जब हम तानाशाही के समय पढ़ा करते थे, उसमें भी एक बात आया करती, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है राजा का कि वो अपनी जनता को क्या दे, जनता को शांति स्थापित करे, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दे। तो बेटा यहाँ घरेलू सुख सुविधा का वातावरण, शांति का वातावरण की बात की गई है। परिवार की संपत्ति उसको रखने का, विवाह करने का, और जो ये कार्यक्रम करने का, जैसे कोई जो है मैरिज का प्रोग्राम करता है, कोई भाई जो है काज करता है, कोई आदमी बड़े बेटों की पार्टी देता है, कोई आदमी जो है 50 आदमी बुला किसी भी भंडारा करते हैं, सभी जो घरेलू स्वतंत्रता के अंदर शामिल की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। देखो संविधान में, मैं कुल मिला के आपको कहूं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी को संविधान तंत्र कहते हैं, उसी को उदारवाद कहते हैं। जहां व्यक्ति के लिए शासन स्थापित होता है उसको हम संविधान तंत्र और व्यक्तिवाद कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदारवाद एक बात सिखाता है, उदारवाद एक बात सिखाता है कि भाई विभिन्न राज्य जो है, राज्य से विपरीत देश है, विभिन्न देशों के अंदर आपस में तालमेल हो, समन्वय हो, सहयोग हो, और जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हो रहे। जिस प्रकार से अगर मैं यूएनओ की बात करूं, यूएनओ का काम आज के टाइम में देखो, भारत पाकिस्तान के जब भी युद्ध की बात आती है, भारत चाइना के जब संबंधों खराब होते, अभी जो लेटेस्ट उदाहरण जो था फिलिस्तीन और इजराइल का अभी संघर्ष चला हुआ था, इस संघर्ष के बीच में विश्व शांति बाधित हो रही थी, विश्व शांति बाधित हो रही थी। तो विश्व के विभिन्न देशों ने इकट्ठे होकर भी व्यक्तिगत रूप से भी प्रयत्न किए, और जो है इस संघर्ष विराम में ले गए। इससे क्या हुआ? इससे बेटा आंतरिक जो शांति है, आंतरिक और प्लस में जो है व्यक्तिगत शांति, देशों की शांति आपस में बनी रहती है। फिर कहता है भाई जो है प्रजातांत्रिक राज्य जो है वो स्वतंत्रता, और राज्य जो है एक दूसरे की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। राज्य जो है उदारवाद में एक व्यक्ति की, एक राज्य की, उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और ये बेटा क्रांति के पक्ष में ये विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है, मारकाट के समर्थ में नहीं है। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ये विचारधारा पूर्णतः व्यक्ति को स्वतंत्रता देने में और मानवतावाद का समर्थन करने की एक विचारधारा है। अब मेरे को ये बताओ, यहां तक आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया भाई कि मैं समझ में? हेलो, मैंने इसको बहुत वाइड में और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आपको प्रयत्न करा बेटा।
इसमें से अगर आपने समझना है, केवल इसको एक बार दोबारा इसको सुनना, मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्ड जो यूज करे अलग अलग, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, और हमारे जो यहाँ के जो सिस्टम है ना उसको ध्यान में रखकर मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। तो आप जो है एक बार कोशिश करना इस बात को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार पूरा टॉपिक को सुनना दोबारा, क्योंकि ये जो है उदारवाद जो है आगे के लिए भी, आज भी उदारवाद का। और एक और बताता हूं आपको, हमें एक अपने इस समय के परिवेश को, जो हमारा संविधान तंत्र है वो हमें कौन कौन से अधिकार देता है। पॉलिटिकल साइंस आप विद्यार्थी भी हो, आप ज़्यादातर विद्यार्थी जो है पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हो और भारत के परिवेश को आप देख चुके हो। जिस प्रकार के अधिकार जो हमें है उन्हीं अधिकारों को उदारवाद कहते हैं। अभी टाइम हमारे पास बचा हुआ है 12 मिनट, 5-4 ऊपर भी ले ले कोई बात नहीं। तो अब आगे जो टॉपिक है, अब कहते हैं कि उदारवाद की उत्पत्ति हुई। भाई कुछ कारण तो रहे होंगे, अब इंग्लैंड के संदर्भ में बात करेंगे अब, क्योंकि इंग्लैंड का टॉपिक है ये। इससे पहले इंग्लैंड प्लस में उदारवाद है क्या, पूरे विश्व के अंदर क्या सिस्टम है, ये इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और जो इसकी विशेषता है क्या, हमने ये पढ़ा। अब कहते हैं कि इंग्लैंड में उदारवाद क्यों आया, टॉपिक अब यो आ गया। आगे करा दूं ना बेटा, ये बताओ आगे करा दूं अमन निधि, बताओ अकबर हो गए सारे नू, बताओ कदे फोन न धर के सारे मैं कौन मिला रहे हो, मन तो मुस्लिम लाग बोलता ही नहीं कोई। एक बार सारे सारे बालक बोलो, मैं मन नहीं पता लगा खाम खाए मैं अड़े इतना। बस ठीक है, अब मुझे यकीन होगा कि आप सभी सुन रहे हो, तो ठीक है, मैं अभी ना इसको आगे कराता हूं। अब टॉपिक है कि उदारवाद के उदय या उत्थान के कारण क्यों थे इंग्लैंड के अंदर। बेटा एक बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लैंड जो है एक अग्रणीय देश रहा है, चाहे वो व्यापारवाद के मामले में हो, चाहे वो उपनिवेशवाद के मामले में हो, चाहे कृषि क्रांति हो, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे नौसैनिक शक्ति के मामले में हो, उपनिवेशवादी, सारी बातों में वो अग्रणीय रहा है। यहां इसी प्रकार से ये अग्रणीय रहा उदारवाद लोकतंत्र स्थापित करने में। हालांकि लोकतंत्र जो है 1776 में संविधान तंत्र वहां लागू होना प्रारंभ हो चुका था, वो क्रांति हो गई थी इंग्लैंड के अंदर, सॉरी इंग्लैंड नहीं, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर क्रांति हो चुकी थी। वहां सबसे पहले लोकतंत्र वहीं स्थापित होता है। लेकिन उससे पहले यहां एक लंबे दौर से 1688 में शानदार क्रांति हो चुकी है यहाँ। इससे पहले 1215 ईस्वी में यहां राजा के द्वारा सामंतों को अधिकार दिए। उस टाइम अमेरिका था ही नहीं, अमेरिका नाम का कोई देश ही नहीं है उस टाइम। तो यहां सिस्टम एक अलग पैमाने पर क्रिएट होता है। कहते हैं ऐसी सबसे पहला बेटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उदारवाद की इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एकदम तक उदारवाद को नहीं आया। इसके लिए शासक और जनता का एक मिला जुला एफर्ट रहा है। राजा ने जनता के अधिकारों को स्वीकार किया है, उसके साथ ही जनता ने भी जो राजा ने जो कानून पास किए उनको, उनका समर्थन किया है, उसे स्वीकार किया है। कई बार जो है कमियां हैं, उन कमियों को समय समय पर उजागर किया है, कमियों को समय समय पर उजागर किया है। सबसे पहले कहते हैं कि 1215 ईस्वी में घटना घटती है। इसे बेटा मैग्ना कोर्ट की घटना कहते हैं, मैग्ना कोर्ट कहते हैं। ये मैग्ना कोर्ट था क्या? ये मैग्ना कोर्ट था कि जो इंग्लैंड के अंदर जो सामंत लोग थे ना, उन लोगों ने इकट्ठे हुए, उन लोगों ने अपने लिए अधिकारों की डिमांड करी, अपने लिए अधिकारों की डिमांड करी। उन्होंने एक ज्ञापन तैयार कराया, ज्ञापन तो आप समझते होंगे, एक लेटर तैयार कराया, उस पर अपनी डिमांड लिख ली। और उस समय राजा था, शासक था जॉन, यहाँ का शासक था।
उसके साथ जो अधिकारों की डिमांड करी, लिखित में एक ज्ञापन दिया उससे मिलकर। सामंतों ने इकट्ठे होकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सामंतों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे और वो ज्ञापन देते थे, जिस प्रकार से, जो अब अगर ये समझूं, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आप मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया, भाई किसको दिया? बीडीओ को दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, डीसी को दे दिया। आप कई बार जो है आपने जो है एप्लीकेशन इकट्ठे होकर प्रिंसिपल को दी होगी, प्रिंसिपल को नहीं दी होगी, किसी ने इकट्ठे होकर किसी प्रोफेसर को दी होगी, या जो जैसे एग्जाम के संबंधी को प्रोग्राम में एग्जाम वाले उसको दी होगी। अगर जो एनएसएस एनसीसी जिसको भी आपने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर, इसको ज्ञापन बोलते हैं, अपने अधिकारों के लिए डिमांड जो की हो। तो इंग्लैंड में भी 1215 ईस्वी में पहली बार सामंतों ने इकट्ठे होकर अपने लिए डिमांड करी। ठीक है, डिमांड का फायदा तो भाई किसने मिलेगा? जो अधिकार दिए सामंतों को मिलेगा, सामंतों को इसका फायदा हुआ, और जो है इसका फायदा आम आदमी को नहीं है। लेकिन एक बात तो है, इससे एक विशेष वर्ग, चाहे वो सामंत ही क्यों ना हो, जो पहले राजा के तानाशाही पूर्ण अधिकार हुआ करते थे, राजा के अधिकार हुआ करते, राजा ने लिखित रूप में पहली बार तो माना कि भाई ये ठीक, आपको अधिकार दे दिए। जिस प्रकार से आपका अधिकार है कि आपको क्लास आप लगाने का आपका अधिकार है, तो राजा ने पहली बार माना। बेटा इसी में कहते हैं, यहीं से संसदीय प्रणाली का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। इसके बाद कहते हैं कि ये परंपरा इंग्लैंड में चल पड़ती है। सबसे एक ट्यूडर वंश आता है जिसने 1485 से लेकर 1485 से लेकर 1603 इस समय में व्यापार की बहुत ज्यादा उन्नति होती है इंग्लैंड में, बहुत ज्यादा उपनिवेश बसाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या था, इसमें पहली बार जो ट्यूडर वंश के शासक थे ना, और खासकर जो है इसमें जो है अलग अलग वैसे तो सारे आते हैं, लेकिन जो है ट्यूडर वंश का प्रथम जो शासक था हेनरी सप्तम, इसने क्या किया, इसने जो राज दरबार है या जो प्रशासक के महत्वपूर्ण पद है, जो का डीसी का पद हो गया, एसपी का पद हो गया, जिस प्रकार बीडीओ का पद हो गया, प्रिंसिपल का पद हो गया, ये पद है किस्म के, या कोई वित्त मंत्री होगा, ये पहली बार ये पद किसको दे दिए? सामंतों के स्थान पर इन पदों को किसको दिया? इन पदों को मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग बेटा वही वकील, शिक्षित वर्ग, शिक्षक, व्यापारी, छोटे उद्योगपति, कारीगर, ये जो एक वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग उभर कर सामने आया, इसको इनको दे दिया। अब क्या हुआ, जब इसने ये दिया ना, सीधा आ था कि जो है सामंतों के अधिकारों में कमी आ गई, सामंत जो थे उनके अधिकारों की समाप्ति होने लगी, और हेनरी सप्तम ने इनकी घोषणा भी कर दी, इसके अधिकारों की समाप्ति की। जब सामंतवाद के बंधन टूटे, सामंतवाद के बंधन टूटे तो आम आदमी को स्वतंत्रता मिलने लगी। इसमें सामंतों को जो अधिकार दे रखे थे, न्यायपालिका स्थापित करेगा, न्याय स्थापित करेगा, वो अपने क्षेत्र में वो जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था देखेगा, जनता की जो है समस्या के लिए अदालतें लगाए, सारे अधिकार छीन लिए गए, और कुल मिला कहूं कि सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये इंग्लैंड था, इसमें कारण भी रहे, पुनर्जागरण धर्म सुधार के कारण यहाँ का वातावरण विशेष हो चुका था, और यहाँ लोग चेतना आ चुके थे, बुद्धि का विकास हो, लोग जो है परलोकवाद की बजाय इस लोक में जीना प्रारंभ कर दिया। एक स्टुअर्ट वंश आता 1603 से लेकर 1688 ईस्वी तक, इसने क्या किया, देखो ट्यूडर वंश ने जनता को अधिकार दिए, भाई जनसाधारण को अधिकार दिए। जब जनसाधारण को अधिकार मिलने लग गए तो क्या हुआ, अब आ गया स्टुअर्ट वंश। स्टुअर्ट वंश जो था, इसने दोबारा से तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की। जब जनता को अधिकार मिल जाए और अधिकारों को छीनने की बात आ जाए, और इंग्लैंड जैसे देश में, भारत थोड़ा ही है, इंग्लैंड जैसे देश में जब अधिकार मिल जाए और अधिकारों को छीनने की बात आ जाए, तो सत्ता के अंदर संघर्ष हुआ। और कहते बेटा इससे संघर्ष में एक बड़ा रोल आया, चार्ल्स प्रथम था, उसको फांसी पर लटका दिया था इन लोगों ने इंग्लैंड में। 1688 से पहले 1648 के अंदर एक क्रांति हो जाती है, उसमें अलग रूप आता है और गणतंत्र की स्थापना होगी थी, लेकिन 12 साल तक ही चल पड़ी।
और जो 1660 ईस्वी में दोबारा से राजतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन जो ये टकराव हुआ, इस टकराव का प्रतिफल क्या रहा? शासक और जनता के संबंध जो है उनमें कटुता बनी रही। इनमें जब कटुता बनी रही तो इसी का प्रतिफल था कि निरंकुश शासन को हटाने का एक और प्रयत्न हुआ। जब राजा ने देखा कि भाई तेरे खिलाफ तो ज्यादा से ज्यादा विद्रोह होने लग गए, तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपने अधिकार संसद को दे दिए। संसद को अधिकार दे दिए। 1688 ईस्वी में शानदार क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है शासक को गद्दी छोड़ देनी पड़ी और लोगों की इच्छा अनुसार संसद को सर्वोच्चता देनी पड़ी। लेकिन थोड़ी चेंजिंग आती है। यहाँ शासक ने गद्दी तो छोड़ दी, यहाँ एक मिला जुला एफर्ट किया जाता है इंग्लैंड के अंदर। यहाँ राजतंत्र प्लस में गणतंत्र, या मैं कहूं उदारवाद या कहूं संविधान तंत्र, या हम कहें संसद की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। गणतंत्र स्थापित कर दिया जाता है एक प्रकार का। राजा को भी मान लिया गया, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई। उसकी शक्तियां राजा की सीमित कर दी गई और जो है संसद को अनेक अधिकार दिए गए। संसद ने 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स एक जो है अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से राजतंत्र को सीमित किया गया और यह कहा गया कि शक्तियों का विभाजन किया जाए, कानून का शासन हो, विचारों की भाई अभिव्यक्ति, विचार प्रस्तुत करने का की स्वतंत्रता हो, जो है जन कल्याण की बातें करी, जन कल्याण के सारा सिस्टम क्रिएट किया गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 1688 की इसकी क्रांति हुई, इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई और बहुत बड़ा तख्ता पलट दिया, 5-6% लोगों को अधिकार मिले थे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप था कि संसद के ऊपर जो है राजा है, लेकिन वो राजा जो है उसके अधिकार सीमित है। अब जो है यहाँ राजनीतिक दलों की एक परंपरा शुरू होती है। राजनीतिक दलों का एक विकास होता है। इंग्लैंड में बेटा 2 दलीय प्रणाली है, द्विदलीय प्रणाली है। छोटे मोटे दल भी हैं, लेकिन जो है यहाँ प्रमुख रूप से 2 ही दल हैं। अब क्या हुआ? ब्रिटेन के अंदर एक दल है टोरी दल, जिसे परंपरागत दल कहते हैं। परंपरागत यानी जो है ट्रेडिशनल है, पुरानी चीजों को मानने वाला है। वो ये मानता है कि जो पुराना राजतंत्र था वो सही था। ये मानता है कि जो सामंत तंत्र था वो सही था। इसमें मोस्टली लोग कुलीन तंत्र के लोग शामिल थे। दूसरा जो दल था जो आधुनिक विचारधारा में विश्वास करता है, और इस दल को कहते हैं विग दल। एक टोरी दल और दूसरा विग दल, 2 दल हुए। दलीय प्रणाली प्रारंभ हुई। अब एक बताओ, चलो ठीक है, कभी जो है टोरी पार्टी की सरकार बन गई, कदे विग पार्टी की सरकार बना दी। अरे कुल मिला के जो इन कानून बनाए, वो कानून किस खातिर बनाओगे भाई? कुछ न कुछ कैसे भी कानून बनाए हो, जनता के हित के लिए बनाए। उनमें एक नई चेंजिंग हो रही। एक दल के बाद, जैसे भारत में कानून बनते हैं, उसके बाद संविधान संशोधन होता है। एक पार्टी ने कानून बनाया था, ठीक है भाई, बात अगला ने को नहीं ठीक लगे, इसमें कमियां लगी तो उसमें संशोधन कर दिया, या वही सरकार कर देती है। तो इस प्रकार से संविधान तंत्र लागू हुआ। इन दलों ने जो है जनता के लिए कार्य करने प्रारंभ कर दिए। इससे जो है उदारवादी विचारधारा का विकास हुआ। पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इसके लिए, इंग्लैंड में जो है उदारवाद के लिए। बेटा पुनर्जागरण था कि पुनर्जागरण था विचारों की अभिव्यक्ति, पर लोकवाद की बजाय इस लोक में रटी रटाई बातों के स्थान पर विज्ञान को महत्व, व्यक्तिवाद को महत्व, यही तो था। आदमी धर्म, अंधविश्वास, कट्टरता, शक्तियों का दुरुपयोग,
विशेष वर्ग को विशेष अधिकार, इनके खिलाफ पे तो बात ही सारी। लोगों में अब मानवतावाद आ गया, लोग जो है तर्क करने लग गए, लोग जो है विचार करने लग गए, लोग जो है पुरानी जो धर्म की जो बातें थी उनके स्थान पर नए विचारों को ग्रहण करने लग गए। धर्म सुधार आंदोलन के बाद एक मारकाट हुई, लंबा संघर्ष चला, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाले थे, इनके अंदर जो है लंबा संघर्ष रहा, लेकिन इंग्लैंड में यह वातावरण ठीक रहा। इंग्लैंड में संघर्ष तो हुआ, कैथरीन का जिक्र आता है, मेरी कैथरीन, जिसने जो है बहुत ज्यादा लोगों को मरवा दिया था, प्रोटेस्टेंट वालों को। लेकिन बेटा एक इस लंबे संघर्ष का रिजल्ट ये निकला कि इंग्लैंड ने जल्दी समझ लिया कि धर्म कुछ नहीं है, व्यक्ति है। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि जो है कट्टरता में कुछ नहीं रखा, धार्मिक स्वतंत्रता में रखा है। तो इन लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता को ग्रहण किया। कुछ चिंतक आते हैं, विचारक आते हैं, इसमें चौसर, थॉमस मोर, मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर, इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। बेटा शुरू में तो इनके विचारों को ग्रहण नहीं किया लोगों ने, लेकिन समय के साथ साथ लोग इनके विचारों से प्रभावित होने लगे और बेटा यही आदर्श बना। लोगों ने जो है पुनर्जागरण के कारण जो लोगों के पास बुद्धि आई, लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, छापाखाना आया, ये सारे सामूहिक विचार जो विकास हुए, इनके कारण लोग अब लोकतांत्रिक बातें करने लगे, लोकतंत्र की बात करने लगे, लोग जो अधिकारों की बात करने लगे, लोग जो है स्वतंत्रता की बात करने लगे। और जब ये बात आने लगी तो उसी को उदारवाद कहते हैं, उसी को लोकतंत्रवाद कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का इंग्लैंड पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तीन घटनाएं प्रमुख है, वैसे तो कई हैं लेकिन तीन घटनाएं प्रमुख है। सबसे पहले तो कहते हैं भाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। 76 तक 83 तक यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे उपनिवेशवाद, या हम इंग्लैंड के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। इंग्लैंड के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। इस संघर्ष का प्रतिफल ये निकला कि यहाँ जो है यहाँ लोकतंत्र स्थापित, इंग्लैंड के हाथ से उपनिवेश चले गए, यहाँ स्वतंत्रता के मूल्य उभरे। और भाई इंग्लैंड अमेरिका से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ भी स्वतंत्रता की बातें उठने लगी। दूसरा फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी। आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति में जो है लुई 16वें उसकी रानी को फांसी दे दी, मार दिया गया, उनको मृत्युदंड दिया। यहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा उठा। इंग्लैंड की जनता ने इसका समर्थन करा, लेकिन यहाँ नेपोलियनवाद आ गया। नेपोलियन, अब जब नेपोलियनवाद आया तो क्या हुआ, नेपोलियनवाद आने से अब एक बात होगी, क्लियर बात होगी, नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार भी करे खूब। यहाँ फ्रांस के अंदर जो है औद्योगिकरण भी उसके कारण ही हुआ। फ्रांस के अंदर जो अनेक नई नई चीजों का उदय हुआ, संविधान तंत्र भी उसके द्वारा एक लागू किया गया, लेकिन तानाशाही थी। यूरोप के साथ साथ अब इंग्लैंड के लोगों ने अनुभव किया कि भाई जनता को अधिकार देने पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रांति हो जा रही है जो तख्ता पलट दे सारे, तो अधिकारों की बात सब में समय पर उठने लगी। 1815 में वियना कांग्रेस हुई, नेपोलियन को पकड़ने के बाद वियना सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है इसमें भी यही बात उठने लग रही थी। जो ताकतवर जो तानाशाह राष्ट्र थे, देश थे, उनके मुखिया थे, वो इसी बात पे जोर दे रहे थे कि जनता को अधिकार दे दो, अन्यथा तारी कुर्सी हिल जाएगी बिल्कुल। एक आयरलैंड का जन आंदोलन भी जो है वो इंग्लैंड के लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। और करा दूं थोड़ा, थक गए, बस करूं फिर? चलो एक काम करो, अब जो है आप अपने रोल नंबर डालो और बाकी टॉपिक तो भाई कल ले होगा फिर यो।